हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो प्रैक्टिस सेट है 12.2 उसे। इसके पहले मैंने 12.1 प्रैक्टिस सेट जो है उसको भी सॉल्व कर दिया है और इन दोनों के बीच में एक्चुअली काफी ज्यादा गैप हो चुका है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बीच में खराब थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी हमारे 8th स्टैंडर्ड के रेगुलर लेक्चर्स आने वाले हैं इस चैनल पे, तो पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें कितना सिलेबस है, मतलब उसके हिसाब से मैं साइंस एंड मैथ्स के जो लेक्चर्स है वो प्लान कर सकूं। ओके, तो अभी हम करेंगे जो प्रैक्टिस सेट 12.2 है उसको डिस्कस। बट ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर क्या है ना, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। मतलब हमने जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था उसमें हमें क्या पढ़ा है कि x की वैल्यू हमें निकालनी होती है, राइट। बट यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं देते, यहाँ पे वो कुछ तो बड़ा सा ऐसा इक्वेशन देंगे, मतलब दिस इज, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ, जैसे ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में कुछ तो वो लंबा सा क्वेश्चन देंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उससे उस क्वेश्चन की मदद से आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा खुद पहले और फिर उसको सॉल्व करना है। ये सारी चीजें है, सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट हम लोग इसे बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन। मम्मी की एज कितनी है, बेटे की एज से 25 years ज्यादा है। ओके, फाइंड द सन्स एज इफ आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज इज 4/9। मतलब आपको क्या निकालना है, बेटे की एज निकालनी है। कब, जब 8 साल के बाद में। उन्होंने क्या दिया है, एक और कंडीशन दिया है कि 8 साल के बाद में बेटे की एज अपॉन मदर की जो एज है उसका रेशियो क्या है, 4/9। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, जो पूछा है उसको x कंसिडर कर लेना है। तो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि हमें बताओ सन की एज कितनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x। ओके, क्या करेंगे, प्रेजेंट एज यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, प्रेजेंट एज के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना है, x ईयर्स। इसे हम मैंने x ईयर्स कंसिडर किया। फिर वही उन्होंने क्या दिया है कि उसकी मम्मी जो है वो उससे कितनी बड़ी है, 25 साल बड़ी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 25 years, राइट। ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद में मम्मी की एज कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो बेटे की एज कितनी होगी वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 8 years के लिए, देखो आफ्टर 8 years क्या होगा, सन्स एज, बेटे की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 years। देखो सपोज आपकी अभी जो एज है वो है सपोज 10 years, तो 8 साल के बाद आपकी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 8 दैट इज 18 years। तो वही लिखा है, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x years है, तो 8 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 years। ओके, वही प्रेजेंट एज ऑफ मदर, सॉरी, तो फिर आप मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, 8 साल के बाद मदर्स एज विल बी x प्लस 25, उसकी पहली एज थी। ओके, पहले उसकी एज कितनी थी, x प्लस 25, तो 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी, और हमें प्लस 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 8 years, राइट। फिर इसका एडिशन कितना होता है, 25 प्लस 3 दैट इज 3 और ये 33, तो x प्लस 33 years, ये उसके मम्मी की एज हो जाती है आफ्टर 8 years। ओके, अभी उन्होंने क्या दिया है, इट इज गिवन दैट आफ्टर 8 years जो उनकी एज है उसका रेशियो क्या है, 4/9। तो उन्होंने जो दिया है उस हिसाब से हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या होगा, x प्लस 8 अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अरे यार, हाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है, x प्लस 8, देखो मदर की एज कितनी है, x प्लस 8 अपॉन
बेटे की एज कितनी है x+8 अपॉन मदर की एज कितनी है x+33, राइट। x+8 अपॉन x+33 इज इक्वल टू क्या है उसका रेशियो 4/9, तो लिख दिया इज इक्वल टू 4/9, राइट। ऐसे होगा। फिर अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये सारी चीजें तो हमने इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी पढ़ी है। अगर आपने उसका अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार उससे पहले जरूर चेक कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा 9x+8 इज इक्वल टू 4 × x+33। ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस ये कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू कितना होगा ये 4x प्लस 33 × 4 मतलब 2 एंड 132। ये कुछ इस तरीके से आता है। ओके, अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से इसको इधर लेके जाओ। सारे वेरिएबल वाले टर्म्स हम क्या करते हैं, एक साइड में लेके जाते हैं, और सारे कांस्टेंट वाले टर्म्स एक साइड में लेके जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9x - 4x इज इक्वल टू 132 - 72। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 40। 5x इज इक्वल टू 40। ओके, अभी ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आगे वाली स्लाइड पे ले लेते हैं। ये कितना हो गया है हमारा 5x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 5, राइट। 5 मल्टीप्लाई बाय x है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8। कितना आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। मतलब x क्या था हमारा, प्रेजेंट एज ऑफ सन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, यहाँ पे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज कितना 8 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज कितना है 8 इयर्स है। ओके, अभी उन्होंने क्या क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द सन्स एज, सिर्फ बेटे की ही एज पूछी है। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिखते जाओ, वीडियो पॉज कर करके आप लिखते जाओ चीजों को। ओके, तो ये हो गया। फिर ये वाला है यहाँ पे इसका आंसर। ओके, ये 8 x इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। कोई तो फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर से ग्रेटर है बाय 12। देखो कोई भी अगर फ्रैक्शन है a/b सपोज, तो a जो होता है ये उसका होता है न्यूमरेटर, ये चीज हमें पता है, और b ये जो है ये होता है इसका डिनोमिनेटर। ओके, राइट, ये आप लोगों को पता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। अभी उन्होंने इसके लिए कुछ तो कंडीशंस दी हुई है, तो पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या दिया है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12 इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। मतलब आपने क्या किया, न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया, मतलब 2 से माइनस किया, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, और आपने डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज कर दिया, मतलब +7 कर दिया उसके अंदर। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2। तो वो किससे इक्विवेलेंट हो जाता है 1/2 से। तो बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन, उन्होंने पूछा है क्या फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए लेट अस अज्यूम कि न्यूमरेटर इज x। क्या अज्यूम करेंगे, न्यूमरेटर को x अज्यूम करेंगे। देखो, लेट अस कंसिडर द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। ओके, न्यूमरेटर हमने क्या किया, x कंसिडर कर लिया। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, then the denominator will be कितना हो जाएगा x+8, राइट। डिनोमिनेटर नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 12, तो ये कितना हो जाएगा, द डिनोमिनेटर विल बी x+12। न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर उससे 12 टाइम्स बड़ा है, मतलब +12 करना पड़ेगा। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, अभी क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो यहाँ पे न्यू न्यूमरेटर, देखो हम लिख देते हैं न्यू न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x-2, क्योंकि न्यूमरेटर को क्या किया है 2 से डिक्रीज कर दिया है, और वही डिनोमिनेटर को क्या किया है इज इंक्रीज्ड बाय 7। तो न्यू डिनोमिनेटर हम लोग इसे क्या कंसिडर करेंगे,
न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 12। ये तो पहले से ही डिनोमिनेटर था, ओके। अभी हमने क्या किया, इसको और 7 से इंक्रीज किया, मतलब x प्लस 12 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 7 भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 19, कुछ इस तरीके से, राइट। अभी उन्होंने क्या बोला है, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2। तो ये जो फ्रैक्शन है ये किससे इक्वल है, 1/2 से। तो वही लिख देंगे यहाँ पे। देखो कैसे लिखेंगे, ये जो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर, न्यू न्यूमरेटर अपॉन न्यू डिनोमिनेटर, कितना हो जाएगा ये, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 1/2। ऐसे दिया हुआ है तो लिख दिया। अभी क्या करेंगे, फिर से ये चीज इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में जाएगी और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जाके इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ये जो 2 है ये x को भी मल्टीप्लाई होगा और 2 को भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमने ये ब्रैकेट में लिख दिया, ओके। और ये जो 1 है ये भी किसको मल्टीप्लाई होगा, x को भी होगा और 19 को भी होगा, तो ये इस तरीके से होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 19। ये इस तरीके से दिखेगा कुछ तो। और फिर जब आप इसको इधर और उसको इधर ले आओ तो क्या होगा, सारे मतलब सारे जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको एक साइड में और जो सारे कांस्टेंट वाले टर्म्स है उनको एक साइड में ले जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 19 प्लस 4, कुछ इस तरीके से। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 23। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 and 3 दैट इज 23, ओके। तो अभी हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि द न्यूमरेटर इज 23। देखो क्या होगा, अभी उन्होंने पूछा क्या है, हमें द फ्रैक्शन पूछा है, राइट। तो हम पहले क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर। देखो द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 23। यहाँ पे हमने कंसिडर किया था ना, लेट अस कंसिडर द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी है, 23 है। और डिनोमिनेटर कितना है, फिर डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 12। जो पहले कंडीशन थी ना वो लिखनी है, ओके। ये जो ऊपर वाली है ये नीचे वाली नहीं कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर वाली कंडीशन में क्या दिया था, डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 2, द न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर is equal to x plus 12 which is equal to 23 plus 12 which is equal to what, 5 and 35, कुछ इस तरीके से, राइट। तो न्यूमरेटर कितना है, 23 एंड डिनोमिनेटर इज 35। तो हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है ना, तो फ्रैक्शन लिख देंगे। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है, 23 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है, 35। तो ये ऐसा इसका फ्रैक्शन बन गया, ओके। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। मतलब ब्रास एक सब्सटेंस होता है, वो किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक से। और उस ब्रास के वेसल में कॉपर एंड जिंक का जो वेट है वो कितना दिया है, क्या रेशियो से, 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। अभी उन्होंने क्या बोला है, वो जो ब्रास का जो यूटेंसिल है उसका टोटल वजन 700 ग्राम अगर है तो आपको उसमें से जिंक कितना ग्राम है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। देखो क्या बोला है, उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ जिंक। उन्होंने वेट ऑफ जिंक पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे x। क्या लिखेंगे, लेट द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू x ग्राम, राइट, इज इक्वल टू x ग्राम दिया है। अभी उन्होंने दिया क्या है, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 13:7 ऐसे दिया है। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या दिया है, वेट ऑफ क्या है ये, कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना दिया है, 13/7। तो ये लिख दिया। अभी हमें पता है, हमें वेट ऑफ कॉपर भी पता नहीं है। देखो हमें वेट ऑफ कॉपर भी पता तो नहीं है बट हमें पता है वेट ऑफ जिंक कितना है, x ग्राम।
तो हम क्या करेंगे, जो चीजें पता है उनको वैसे की वैसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर जो है उसको वैसे की वैसे लिख देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 13/7, कुछ इस तरीके से, राइट। अभी क्या हम इसकी मदद से वेट ऑफ कॉपर का इक्वेशन बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या करना है, सिंपल है, वेट ऑफ कॉपर यहाँ पे एक्स क्या है, डिवीजन में है, तो अगर वो इस साइड में गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये चीज हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ कॉपर, क्या लिख देंगे, वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 13/7 तो होगा ही, 13/7, और ये x जो था यहाँ पे डिवीजन में था तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू 13x/7, कुछ इस तरीके से उसका वेट आता है। देखो अभी एक और चीज जो उन्होंने दी है, उन्होंने क्या दिया है, वेट ऑफ द ब्रास यूटेंसिल, क्या दिया है उन्होंने, इट इज 700 ग्राम। तो ये भी चीज लिख दो, क्या है गिवन दैट weight of brass utensil is equal to कितना है, is equal to, अरे यार is equal to कितना है, 700 ग्राम, कुछ इस तरीके से। अब ये जो ब्रास का यूटेंसिल है मैंने आपको बताया कैसे बना है, विद द हेल्प ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इसका जो वजन है वो क्या होगा, इट इज द वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक, right? Weight of brass utensil is equal to what? Weight of copper plus weight of zinc is equal to weight of copper plus weight of zinc is equal to क्या होगा, weight of brass utensil, right? Weight of brass utensil, मतलब आप लोगों को समझा क्या? देखो क्या चीज है, अगर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो क्या है, ब्रास करके एक मेटल है जो कैसे बनता है, विथ द हेल्प ऑफ कॉपर प्लस जिंक, मतलब जब कॉपर और जिंक दोनों चीजें मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, ब्रास बनाती है। तो ये जो ब्रास का वजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका वजन प्लस इसका वजन, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल, weight of brass utensil is equal to what, weight of copper plus weight of zinc। समझ आया, इतना सिंपल है। तो बस यहाँ पे पुट कर दो। अभी हमें पता है weight of copper का इक्वेशन, देखो weight of copper is equal to what, 13x/7, ये चीज हमने पढ़ी। तो weight of copper कितना हो जाएगा, 13x/7, ये लिख दिया यहाँ पे। वही weight of zinc कितना है, देखो weight of zinc हमने यहाँ पे कंसिडर किया, कितना है, x, तो लिख दो weight of zinc कितना है, प्लस x इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल। वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल उन्होंने दिया है, ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 700। बस क्या है, देखो सबसे डिफिकल्ट पार्ट कोई भी क्वेश्चन में क्या होता है, ये इक्वेशन बना पाना। अगर ये हम इक्वेशन बना पाए तो क्या है, हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल है, बस अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो क्या है, 13x/7 क्या इक्वेशन है, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्या है ये, 13x/7 प्लस x इज इक्वल टू कितना है, 700। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करो, सिंपल है। क्या करेंगे, सारी चीजों का एलसीएम ले लेंगे 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 13x, मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है बाय 7। ओके, तो ये हो जाएगा 13x प्लस ये कितना हो जाएगा, 7x, यहाँ पे लिख देती हूँ चाहिए तो, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन BS, मतलब बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा, 13x, सॉरी इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x प्लस x इंटू 7 दैट इज 7x इज इक्वल टू 700 इंटू 7, कुछ इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू 4900, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना होगा, 4900/20, राइट, ऐसे ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये 0 0 कट हो गया, 4 1 जा 4
एंड 4 2 जा सॉरी 4 1 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 है ना, मैं क्या बोल रही हूँ देखो 2 4 5 कुछ इस तरीके से होगा। ये सर्दी की वजह से कुछ भी निकलता है ना वैसे हो जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 245, मतलब क्या है देयरफॉर x क्या था हमारा, x इज द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ जिंक, राइट। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना है, वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 245 ग्राम। ओके 245 ग्राम वेट ऑफ जिंक है। अगर आपको उन्होंने बोला कि वेट ऑफ कॉपर निकालो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वेट ऑफ कॉपर अगर उन्होंने पूछ लिया रहेगा सपोज तो क्या है, कैसे लिख सकते हैं वेट ऑफ कॉपर। आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो और वैसे उसको सॉल्व करो, बट मैं आपको एक एकदम इजी मेथड बताती हूँ। टोटल वेट कितना है 700 है, उसमें से अगर 245 जिंक है तो बचा कितना कॉपर। तो कैसे करेंगे 700 माइनस 245। तो क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो, वेट ऑफ कॉपर ऐसे लिख देना कमेंट सेक्शन में, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 700 माइनस 245 और इसका आंसर जो आएगा वो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ओके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, when 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54, मतलब आपको ऐसे 3 consecutive numbers निकालने हैं जिनका सम क्या है less than 54 but greater than 45 ऐसे। तो consecutive numbers मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं, मतलब कोई भी 3 numbers जो एक साथ आते हैं जैसे कि 11 12 13 1 2 3 ये सब क्या है consecutive numbers है। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, उन्होंने हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स पूछा है, राइट, तो हमें उनको ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अस कंसिडर, क्या लिखेंगे द 3 consecutive numbers B क्या होंगे वो नंबर्स x-1, एक नंबर को हम क्या कंसीडर करते हैं x-1, दूसरा नंबर हम कंसीडर करेंगे x और तीसरा करेंगे x+1। देखो x-1 x और x+1 ऐसे ये 3 नंबर्स है। ओके अभी उन्होंने क्या दिया है, इनका सम हमें दिया है, उसके लिए कंडीशन दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम निकाल लेते हैं। देखो सम ऑफ 3 नंबर्स, इसको हम कंसिडर करते हैं सपोज x-1 प्लस x+1 कितना होगा, ये x-1 x एंड x+1 इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3x, ये 3x है। ओके अभी इन्होंने जो कंडीशन दी है वो देखते हैं। इट इज गिवन दैट द सम इज मोर देन 45, लिख दो गिवन दैट sum is more than 45 and less than 54, जो दिया है वो लिख दो, and less than 54 कुछ इस तरीके से ये है। अभी according to this हम क्या करेंगे, let us assume कि sum जब उसका 45 है तब क्या होगा और जब उसका sum 54 है तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे let the sum is equal to 45, तो ये क्या होगा 3x is equal to 45, राइट, क्योंकि तीनों नंबर की एडिशन कितनी है x-1 प्लस x+1, इनकी एडिशन कितनी है 3x है। तो इनका देखो क्या होगा, ये दिस विल बी 3x is equal to 45, तो x is equal to कितना हो जाएगा 45/3, therefore x is equal to कितना हो गया 15। when the sum is 45, the x value of x is कितना है 15 है। ओके तो द नंबर्स विल बी, इस केस में क्या होगा, द 3 नंबर्स विल बी क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 15 अगर है तो 3 नंबर्स क्या होंगे, एक नंबर होगा x दैट इज यहाँ पे लिख देंगे 15, फिर दूसरा नंबर कितना है x+1 दैट इज 15 + 1 मतलब कितना
16 और जो पहला नंबर है वो क्या है x माइनस 1 दैट इज 14, तो ये हो गया 14, इस तरीके से होगा। अभी सेकेंड चीज देखो उन्होंने क्या बोली, सेकेंड चीज उन्होंने बोली है कि द सम शुड बी लेस देन 54, तो हम उसको कंसिडर करेंगे लेट द सम इज इक्वल टू, हम कंसिडर कर लेते हैं सपोज 54 है, तो सम कितना है हमारा हमें पता है 3xn इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। तो इससे x की वैल्यू कितनी निकली 54/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, राइट, x इज इक्वल टू हो जाएगा 18। अभी हमें क्या करना है इसका द नंबर्स विल बी, तो वो तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, जब उसका एडिशन अगर 18 है तो तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, तो वो लिख देंगे देयरफॉर द थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, द नंबर्स ऐसा लिख देते हैं सीधा, द नंबर्स विल बी, क्या होंगे नंबर्स, द नंबर्स, एक सेकेंड ना, नंबर्स विल बी क्या होगा, एक नंबर होगा 18 बीच में वाला x है क्योंकि वो, तो x प्लस 1 कितना होगा, x प्लस 1 विल बी 19 एंड x माइनस 1 कितना होगा, दैट विल बी 17, राइट। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है कि द नंबर, द वैल्यू ऑफ x शुड बी लेस देन, मतलब उसका जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 54 एंड ग्रेटर देन 45, राइट। तो ये जो दोनों सीरीज है ये दोनों भी सीरीज नहीं चलने वाली। देखो अगर उसका सम 45 हम लोग ले लेते हैं तो x की वैल्यू 15 आती है, बट उसका सम क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 45, तो वो क्या हो सकता है, वो कब हो सकता है जब x की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। ओके, इट इज गिवन, देखो यहाँ पे दिया है बट इट इज गिवन, क्या गिवन है, दैट इट इज गिवन दैट सम शुड बी ग्रेटर देन 45, दैट सम should be greater than 45 and less than 54, ऐसे दिया है, the sum should be greater than 45 and less than 54, तो the value of x, देखो तो क्या होगा, the value of x, the value of x will not even be 15, will not be 15 नहीं होगी और 18 भी नहीं होगी, will be in between 15 and 18, देखो the value of x will be in between 15 and 18, तो क्या होगा 15 और 18 के बीच में होल नंबर क्या है 16 and 17, तो वैल्यू ऑफ x will be 16 और 17, देखो क्या होगा फिर, therefore the value of x will be 16 और 17, क्या होगी x की वैल्यू आइदर 16 होगी जो 15 से बड़ी है, मतलब उसका सम कितना हो जाएगा 45 से बड़ा हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू 16 कंसिडर करते हैं तो, और अगर हम x की वैल्यू 17 कंसिडर करते हैं तो उसका सम कितना हो जाएगा 54 से लेस देन। ओके, तो ये द वैल्यू ऑफ x विल बी 16 और 17। उन्होंने यही पूछा ना कि उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अभी हमने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 16 भी हो सकती है या फिर x की वैल्यू 17 भी हो सकती है। तो अभी हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 16, तो क्या होगा, द नंबर्स विल बी, द नंबर्स विल बी, क्या होंगे नंबर्स, एक होगा 16, एक होगा 17 और एक होगा 15, राइट। जब x की वैल्यू 16 है तो नंबर क्या होंगे 15, 16, 17, या फिर जब x की वैल्यू 17 है, when x is equal to 17, the numbers will be, the numbers will be क्या होंगे, पहला नंबर होगा 17, 17 plus 1 that is 18 और 17 minus 1 that is 16, ऐसे ये तीन नंबर्स रहेंगे। ओके, अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ 2-digit नंबर द डिजिट एट 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। मतलब 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, यूनिट प्लेस के डिजिट का डबल है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो 10th प्लेस पे क्या होगा 2 होगा, मतलब ऐसे कुछ।
ओके, इफ दैट नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द सम इज 66। अभी आपने क्या किया, देखो एक नंबर पहले क्या बना था, एक नंबर लेटेस्ट से 21 बना था, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका टेंस प्लेस पे डबल होगा, तो ये एक नंबर बना। फिर हमने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज की, तो इसको क्या बना दिया 1 2, कुछ इस तरीके से बना दिया। तो इन दोनों की जब एडिशन की, ये दोनों जो नंबर्स है जब इनकी एडिशन की तो क्या बना उसका आंसर, उसका आंसर बनता है 66। तो फाइंड द नंबर, आपको नंबर क्या है वो ढूंढना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है, इफ लेट अस कंसीडर, सॉरी कंसीडर क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। तो क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x, ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x। अगर हमने इसे x कंसीडर किया तो डिजिट एट टेंथ प्लेस क्या हो जाएगा, देखो डिजिट एट टेंथ प्लेस विल बी एट टेंथ प्लेस विल बी कितना होगा, विल बी 2x, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, देखो टेंथ प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का जो है उसके ट्वाइस होगा टेंथ प्लेस का, तो वो लिख दिया। अभी इन दोनों की मदद से क्या हम 2 डिजिट नंबर लिख सकते हैं, तो यस, सो द नंबर विल बी, क्या होगा वो, सो द नंबर विल बी कितना होगा, देखो 2x मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों, क्योंकि ये क्या है टेंथ प्लेस पे है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, राइट। और प्लस कितना होगा, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1, राइट, कुछ इस तरीके से होगा, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टेंथ प्लेस का जो नंबर होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों की वजह से ये कितना बन गया, 20x प्लस x विच इज इक्वल टू 21x, ऐसा ये नंबर बनता है, क्या बनता है 21x। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अभी आपको क्या करना है, डिजिट्स को इंटरचेंज करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, देखो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या होगा, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तब जो वंस प्लेस वाला जो डिजिट है, सॉरी जो यूनिट्स प्लेस वाला जो डिजिट है वो क्या जाएगा, टेंथ प्लेस पे जाएगा, और जो टेंथ प्लेस वाला डिजिट है वो यूनिट्स प्लेस पे जाएगा। तो चाहिए तो मैं आपको लिख के देती हूँ, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या होगा, यूनिट्स प्लेस डिजिट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2x हो जाएगा। ये अगर टेंथ प्लेस पे था तो ये यूनिट्स प्लेस पे चले जाएगा, यूनिट प्लेस वाला टेंथ प्लेस पे आ जाएगा, तो ये हो गया यूनिट्स प्लेस डिजिट विल बी 2x एंड टेंथ प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x, राइट, ये x हो जाएगा। अभी जब यूनिट प्लेस का डिजिट 2x है और टेंथ प्लेस का डिजिट x है, तो इससे नंबर क्या बनेगा, देखो, सो द नंबर विल बी क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि टेंथ प्लेस का डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 एंड प्लस यूनिट्स प्लेस का डिजिट दैट इज 2x मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 10x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 12x, कुछ इस तरीके से ये बनेगा, क्या बनेगा 12x। अभी उन्होंने देखो क्या बोला है, व्हेन यू ऐड द 2 डिजिट्स, मतलब ये जो दोनों नंबर्स जो बन रहे हैं, जब तुम इन लोगों को ऐड करते हो तो इसका एडिशन कितना होता है, 66 होता है। तो लिख दो, पहला नंबर क्या है हमारा 21x है, तो लिख दिया। नाउ एज पर गिवन कंडीशन, ऐसा लिख देते हैं, नाउ एज पर गिवन कंडीशन, क्या दिया है कंडीशन कि 21x प्लस 12x इज इक्वल टू कितना होता है, 66 होता है। 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको लिख देंगे 33x इज इक्वल टू 66। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय 33 विच इज इक्वल टू 2। मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया है हमारा 2, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। अभी उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि फाइंड द नंबर, आपको ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो ये नंबर क्या होगा, द नंबर इज 21x। रुको यहाँ पे ये ना इधर लिख देती हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, राइट। अभी हमें क्या करना है, द नंबर, देखो ये थर्ड पार्ट है यहाँ पे द नंबर इज 21x इज इक्वल टू 21x, राइट। मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 42। ओके, तो नंबर क्या आया, 42 आया। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज कितना है, द ओरिजिनल नंबर इज 42। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले नंबर को x कंसिडर किया, फिर वो सब सॉल्व किया। यहाँ पे फिर इसका पार्ट 2, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सम टिकट्स ऑफ 200 एंड सम ऑफ 100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड। अभी एक कोई तो ड्रामा हुआ, उसके क्या थे, कुछ 100 रुपए के टिकट्स थे और कुछ 200 रुपए के टिकट्स थे। ओके, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वाज 20 मोर देन नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100। अभी 200 रुपए के जो टिकट थे, सपोज 100 रुपए के 5 टिकट सोल्ड हुए, तो 200 रुपए के क्या हुए, 5 प्लस 20 टिकट्स एक्स्ट्रा सोल्ड हुए, ऐसे उन्होंने बोला है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वाज 37,000। और 100 और 200 रुपए के जितने भी टिकट सेल हुए, उन सब से उनको कितने पैसे मिले, 37,000 रुपीज मिले। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड। अभी उन्होंने क्या बोला है, 100 रुपीज की कितने टिकट सोल्ड हुए वो आप निकालो। तो जो पूछा है उसको क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे। तो लिख दो, लेट अस कंसिडर, क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट्स इज इक्वल टू x। हमने क्या किया, उसे x कंसिडर कर लिया। अभी नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट कैसे होंगे, फिर देखो, सो द नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 20। देखो क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट्स वर सोल्ड वर 20 मोर देन नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट्स। तो 100 अगर x है, 100 वाली टिकट्स अगर x है, तो 200 वाली कितनी रहेगी, x प्लस 20 लिख दिया। फिर अभी उन्होंने क्या बोला है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू कितना, 37,000। तो लिख दो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो 100 रुपीज की x टिकट है और 200 रुपीज की x प्लस 20 टिकट है, और ये सब मिला के कितना बन रहा है, 37,000 रुपीज बन रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय x, 100 रुपीज की x टिकट प्लस 200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20, कितनी टिकट्स, 200 रुपीज की, इज इक्वल टू कितना बन गया, इज इक्वल टू बन गया 37,000। ओके, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये 100x प्लस 200x प्लस 2 2 4, 4,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 37,000, राइट। फिर ये कितना हो गया, 100x प्लस 200x, सारे वेरिएबल के टर्म्स एक साइड में, सारे कांस्टेंट के टर्म्स एक साइड में, तो इसको लिख दो 100x प्लस 200x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000, राइट। ये ऐसे होगा। फिर क्या करेंगे हम, 300x, क्या लिखेंगे, 300x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000, कितना हो गया, 33,000। तो लिख दिया इज इक्वल टू 33,000। ओके, ये हो गया। फिर x इज इक्वल टू कितना आएगा,
33,000 डिवाइडेड बाय 300। ओके, ये ऐसे आएगा, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, 3 1 जा 3, 3 1 1 0, मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया 110। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 110। मतलब ही क्या है, x मतलब क्या है, नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट्स, राइट। तो हमारा आंसर आ गया। उन्होंने वही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 1110। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर करेंगे और लिखेंगे द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट्स सोल्ड आर 110। मतलब 100 रुपीज की कितनी टिकट सोल्ड की, 110 टिकट सोल्ड की। ओके, और वही अगर उन्होंने ये भी पूछा रहता था, फाइंड द नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट सोल्ड, तो 200 रुपीज की कितनी रहती थी, देखो x प्लस 20 है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट सोल्ड इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 20, दैट इज 110 प्लस 20, मतलब कितना 130। यहाँ पे ये पूछा नहीं है वैसे, बट जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ओके, यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वन ऑफ द 3 consecutive natural numbers 5 times the out of the 3 natural of the 3 consecutive natural numbers, मतलब 3 consecutive natural numbers दिए, वही जैसा देखो हमने पहले सॉल्व किया था ना, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number, find the number। आपको क्या करना है, कुछ कंडीशन दी हुई है और उसके हिसाब से आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऐसा लिख लेते हैं, सपोज कि लेट द 3 consecutive numbers B, let us consider the 3 consecutive numbers as, क्या होगा ये x minus 1, फिर दूसरा होगा x और तीसरा होगा x plus 1, राइट। ऐसे हो सकता है, आप दूसरे भी नंबर्स कंसिडर कर सकते हो। मैं आपको एक और मेथड से यही सेम चीज सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो एक ये वाली मेथड समझ लेते हैं, जब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, x minus 1, x एंड x plus 1, तो क्या होगा, उन्होंने क्या बोला है, 5 times the smallest number। अभी लिखो, according to given condition, क्या कंडीशन दी हुई है, 5 times the smallest number, that is 5 into x minus 1। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, x minus 1 है, तो 5 times x minus 1 is equal to what, is equal to 4 times the greatest number, 9 more than 4 times। अच्छा, तो 9 plus 4 times of greatest number, that is x plus 1। ऐसे होगा ये 9 more than 4 times the greatest number, मतलब 9 more, मतलब 9 plus and 4 times the greatest number, तो ये ऐसे होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 5x minus 5 is equal to 9 plus 4x plus 4, ऐसे। तो अभी इसको इधर लेके जाओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 5x minus 4x is equal to 9 plus 4 plus 5, which is equal to x is equal to कितना हो जाएगा हमारा 18। देखो, therefore x is equal to क्या हो गया, 18 हो गया। तो अभी ये तीनों नंबर्स क्या रहेंगे, देखो 18 minus 1 and 18 plus 1, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, the numbers will be, therefore the numbers will be क्या हो जाएंगे नंबर्स, 18 होगा एक नंबर, देखो एक होगा 18, एक होगा 18 plus 1 that is 19, और एक होगा 18 minus 1 that is 17। ओके, ये ऐसे 3 नंबर्स हो सकते हैं, राइट। अभी एक और मेथड से यही सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है, तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस कंसिडर, लेट द नंबर्स बी, क्या होंगे वो नंबर्स, लेट द नंबर्स बी x plus 1, x plus 2। मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या होता है, 1 2 3,
1, 1 + 1, फिर आगे 1, ऐसे मतलब एक एक नंबर से बढ़ते जाता है, उसे बोलते हैं हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पे ये लिख देंगे। अभी फिर से उन्होंने कंडीशन क्या दी है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब क्या, लिख दो फिर से, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 times the smallest number, that is 5 multiplied by x is equal to what, 9 more than 4 times the smallest number। तो लिख दिया 9 plus 4 into x plus 2, ऐसे होगा। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट की कंडीशन है, तो लिख दो 5x is equal to 9 plus 4x plus 8। तो 5x minus 4x is equal to 9 plus 8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आई, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 17। ठीक है, अभी ये तीनों नंबर्स क्या आएंगे, देखो देयरफॉर द नंबर्स विल बी, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखती हूँ, मतलब आपको समझ आएगा। देखो देयरफॉर द नंबर्स विल बी क्या है, देखो सबसे पहला नंबर क्या है, x, तो यहाँ पे लिख देंगे 17, x की वैल्यू कितनी है 17, तो लिख दिया 17। सेकंड नंबर क्या है, x plus 1, दैट इज व्हाट 18, तो लिख दिया 18। एंड थर्ड नंबर क्या है, x plus 2, दैट इज 19। देखो 17, 18, 19, यहाँ पे भी वही आंसर आया। दोनों मेथड अलग अलग है, देखो यहाँ पे x plus 1, x plus 2 कंसिडर किया, और यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, x minus 1, x and x plus 1, फिर भी आंसर वही आया है। तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स हो सकती है, ओके, बट आंसर जो आएगा एंड में वो सेम ही आएगा दोनों का। तो ये वाली भी मेथड से अगर आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप ये वाली भी मेथड से लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू ने क्या किया, एक साइकिल अमित को बेची, कितने प्रॉफिट पे, 8% के प्रॉफिट पे। अमित रिपेयर्ड इट बाय स्पेंडिंग ₹54, देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर 1134 रुपीज। अभी अमित ने क्या किया, उस साइकिल को रिपेयर किया, 54 रुपीज उस पे लगाए, और फिर उसने वही साइकिल निखिल को बेच दी एट ₹1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, और उसको उसमें ना प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। ओके, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। तो राजू ने उसको किस प्राइस पे परचेस किया वो आप लोगों को निकालना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूछा है उसको x कंसिडर करेंगे, राइट, यही हम करते आ रहे हैं ना हर क्वेश्चन में, जो पूछा है उसको x कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी करेंगे, क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज इक्वल टू कितना हो गया, x रुपीज, राइट, x रुपीज उसको कॉस्ट प्राइस है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, फिर प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये इधर से इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव का, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, उसका रीजन देखो, ही सोल्ड द बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। मतलब अगर हमें कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस सॉरी हमें निकालना है, बट हमें सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी मदद से। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू विल बी व्हाट, विल बी, देखो उसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, कॉस्ट प्राइस राजू को कितना था, x था, तो यहाँ पे लिख दिया विल बी इक्वल टू x प्लस 8% ऑफ x। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना मिला है, 8% मिला है, तो ये कितना हो जाएगा 8% ऑफ x, 8% ऑफ x। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 8% उसको मिला x रुपीस पे। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया, देखो आपको ये चीज समझ आ गई।
ये जो है यही मेन इक्वेशन है इसका। ये कैसे मिला उसको, सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस दैट इज एक्स प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है x% ऑफ 8% ऑफ x। तो इस तरीके से तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 8% ऑफ x मतलब कितना होता है 8/100 इंटू x, ऐसे होगा राइट। 8% ऑफ x हमने कैलकुलेट किया है परसेंटेज चैप्टर में कि अगर किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो उसको क्या करो मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब परसेंटेज अगर दिया है तो उसको 8/100 कर दो इंटू ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई एंड दैट इज x। तो ये ऐसे हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, ये होगा x प्लस 8x/100। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे दैट इज 100 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 8x/100 विच इज इक्वल टू 108x/100। ये क्या हो गया उसका, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 108x प्लस 100। ओके, अभी जहां तक चीजें समझ आ गई, फॉर राजू के लिए हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, फॉर अमित देखते हैं। अमित रिपेयर्ड इट बाय स्पेंडिंग ₹54। मतलब अभी अमित देखो, राजू ने जो प्राइस में सेल किया वही अमित की क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। मैं लिख के दिखाती हूँ क्या बोल रही हूँ। देखो, सेलिंग प्राइस फॉर राजू इज इक्वल टू ही क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर अमित। मतलब सपोज मैं आपको 35 रुपीज में एक पेन बेच रही हूँ, राइट। मैं आपको 35 रुपीज में एक पेन बेच रही हूँ, तो जो मेरी सेलिंग प्राइस है, जो प्राइस पे मैं बेच रही हूँ, उस प्राइस पे आपको खरीदना पड़ रहा है, मतलब वही आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। तो सेम चीज यहाँ पे है। देखो, राजू साइकिल बेच रहा है, किसको, अमित को बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ राजू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित, राइट। तो अभी सेलिंग प्राइस ऑफ राजू देखो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित कितना हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा सेलिंग प्राइस ऑफ राजू इज इक्वल टू कितना है 108x/100। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित कितना हो जाएगा 108x/100। अभी उन्होंने क्या बोला है कि अमित क्या करता है, उसको सुधारता है। ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे उसको सुधारता है, कितने रुपए लगा के, 54 रुपीज लगा के, और फिर वो निखिल को बेचता है एट द प्राइस ऑफ 1134 रुपीज। तो लिख दो यहाँ पे लिखेंगे अमित रिपेयर द बाइसिकल एट ₹54 and sell it to Nikhil at कितना, at 1134 ही है ना, at 1134 rupees, at 1134 rupees with no loss and no profit। ना उसको फायदा हुआ है ना उसको नुकसान हुआ है, तो ये भी चीज लिखनी इंपॉर्टेंट है। with no loss and no profit, ये जो था दिया हुआ उसे लिख दिया। अभी अगर उसको ये सब उसने किया, मतलब उसने उसको बेचा कितने रुपए में, इतने रुपए में 1134 रुपीज में उसने उसको बेचा, और उसको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो इससे हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि देखो, सेलिंग प्राइस मतलब ये जो है 108x दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित अपॉन 100, ये जो है प्लस 54 रुपीज इज इक्वल टू कितना बन गया, इज इक्वल टू बन गया 1134, राइट। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित प्लस उसने इतने रुपए रिपेयरिंग के लिए लगाए वो लिख दिया, इज इक्वल टू कितने में उसने निखिल को बेचा वो आ जाएगा। अभी ये जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका पूरा डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो पूरे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 108x प्लस 5400 इज इक्वल टू 13400, कुछ इस तरीके से होगा। अभी
हमें क्या करना है, बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिख दो 108x इज इक्वल टू, ये कितना है 113,400 माइनस कितना है ये 5400, लिख दिया 5400। तो ये देखो 0 माइनस 0, ये 0, यहाँ पे भी ये 0, ये तो इतना 0 0 0 हो गया। यहाँ पे देखो 13 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा ये 8 0 एंड 1। ये कितना आंसर आ रहा है 108,000। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ये कैसे होगा ना 113,400 माइनस 5400, कुछ इस तरीके से होगा ये ऐसे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108x इज इक्वल टू 108,000। ऐसे ये इक्वेशन बन रहा है। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से ये जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108,000 डिवाइडेड बाय 108, राइट। यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में था 108, तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108,000 अपॉन 108 ऐसे, और देयरफॉर x कितना आ जाता है 1000। देखो x कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 108 1 जा 108, यहाँ पे 1000, तो ये आ जाएगा 1000। मतलब x क्या है, देखो हमने x स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज इक्वल टू x, हमने उसे x कंसीडर किया था और वही हमें पूछा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एंड में, लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज इक्वल टू 1000 रुपीज। मतलब राजू को वो साइकिल कितने में पड़ी 1000 रुपए में पड़ी। ओके, फिर उसने उसको 8% प्रॉफिट पे अमित को बेचा, और फिर उसने पैसे लगा के उसको 1134 पे बेचा, किसे निखिल को बेचा। ऐसे ये पूरा इक्वेशन है। अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड है, और ये थर्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच, 257 रन्स इन द सेकंड मैच। मतलब फर्स्ट मैच में उसने कितना रन किया है 180, सेकंड में 257। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स he should score in the third match so that the average run score in the three matches become 230। मतलब उसने थर्ड मैच में कितने स्कोर लाना चाहिए so that उसका एवरेज जो है वो कितना बन जाए 230 बन जाए। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, स्कोर ऑफ फर्स्ट मैच कितना है, स्कोर ऑफ फर्स्ट मैच इज 180, स्कोर ऑफ सेकेंड मैच का स्कोर कितना है 257। ओके, और थर्ड मैच का उन्होंने पूछा है। ओके, थर्ड मैच का उन्होंने पूछा है, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है एवरेज स्कोर ऑफ 3 मैचेस। 3 मैचेस का एवरेज स्कोर कितना है, एवरेज स्कोर ऑफ 3 मैचेस इज 230, और थर्ड मैच का उन्होंने स्कोर पूछा है, तो वो हम क्या करेंगे x कंसिडर कर लेंगे। लेट द स्कोर ऑफ थर्ड मैच इज इक्वल टू x। ओके, ऐसे दे दिया है। अभी एक चीज ध्यान से समझो, क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर्स दिए हैं, जितने भी टोटल नंबर्स हैं उन सबके एडिशन अपॉन टोटल नंबर्स। मतलब कैसे, फर्स्ट मैच का जो स्कोर है वो उसका एडिशन, प्लस सेकेंड मैच का जो स्कोर है उसका एडिशन, प्लस थर्ड मैच का जो स्कोर है उसका एडिशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितनी है 3, तो अपॉन क्या करेंगे 3 करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 230, राइट, इज इक्वल टू द एवरेज स्कोर। तो वही चीज लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लिखेंगे 230, सॉरी कितना है ये 180, सॉरी इट इज 180 प्लस 257 फर्स्ट मैच का स्कोर
प्लस सेकेंड मैच का स्कोर प्लस थर्ड मैच का स्कोर। थर्ड मैच का स्कोर तो हमने क्या कंसिडर किया है, x, तो ये लिख दिया। अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितनी है, 3 है, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा 230, इज इक्वल टू होगा 230। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनका एडिशन कर लेंगे। तो 180 प्लस 257, सॉरी कितना है ये, 180 है प्लस 257 है, तो ये 437, ठीक है। 437 प्लस x अपॉन 3 है ना। देखो यहाँ पे ये 3 क्या है, डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, इसी को इस साइड में लेके चले जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो लिख दिया यहाँ पे, कितना होगा ये, 230 इंटू 3, मतलब 437 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 096, 690 हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, 690 माइनस, यहाँ पे ये क्या है, एडिशन में है तो इस साइड में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 437। और जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 690 माइनस 437, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 8, 3 एंड 2, 253। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 253 आ गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू 253। अभी हमें क्या करना है, थर्ड मैच का स्कोर कैलकुलेट करना था। देखो, और उसी को हमने क्या किया था, x कंसिडर किया था, तो लिख देंगे बस स्टेटमेंट कि देयरफॉर द स्कोर ऑफ थर्ड मैच विल बी, कितना होगा, 253। अगर थर्ड मैच का स्कोर 253 हो गया तो क्या होगा, उसका एवरेज, तीनों मैचेस का एवरेज कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ओके, अभी इसका लास्ट क्वेश्चन है ये इस प्रैक्टिस सेट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, देखो, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। मतलब वीरू की एज क्या है, कुछ तो उसकी, वीरू की एज है सपोज, तो सुधीर की एज उसकी क्या है, 5 टाइम्स ज्यादा है, प्लस 3 टाइम्स उसके। तो अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू द 3 टाइम्स अनिल एज इज 5:6, फाइंड वीरूज एज। थोड़ा सा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सीधा सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फाइंड वीरूज एज, उन्होंने पूछा है वीरू की एज फाइंड करो, तो ठीक है, let the age of Viru be x. Let us consider the age of Viru is equal to x. ये लिख दिया। फिर अभी सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। तो सुधीर की एज कितनी होगी, सुधीर एज कितनी हो जाएगी, देखो 5 मोर बोला है देन 3 टाइम्स वीरूज एज, तो 3 टाइम्स वीरूज एज मतलब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 5 मोर मतलब प्लस 5। ओके, तो ये जो वीरू की एज है ये कितनी है, x ईयर्स है। यहाँ पे सुधीर की एज कितनी हो गई, 3x प्लस 5 ईयर्स, इतनी हो गई किसकी एज, सुधीर की एज। ओके, अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। देखो सुधीर, अनिल की एज कितनी है, सुधीर की एज की सीधा आधी है। अनिल की एज कितनी है, अनिल एज इज इक्वल टू सुधीर की जितनी एज है, हाफ द एज ऑफ सुधीर। तो सुधीर की एज कितनी है, 3x प्लस 5 है, तो अनिल की एज कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5 अपॉन 2 ईयर्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट। अभी if the ratio of sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times Anil's age is 5:6। देखो उन्होंने रेशियो किसका दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बहुत अच्छी से समझना पड़ेगा ये। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये मतलब सिर्फ ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सिर्फ रीडिंग टाइप के क्वेश्चंस है। अगर आपने इसको प्रॉपरली रीड कर लिया
तो आप इसका आंसर जो है वो एकदम करेक्टली लिख सकते हो, कुछ गलती होने के चांसेस ही नहीं होते हैं फिर। इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 times द अनिल्स एज, देखो सम ऑफ सुधीर एंड वीरू, सम ऑफ सुधीर एंड वीरू का एज कितना है, यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज अपॉन किसका है, 3 times ऑफ अनिल्स एज, 3 times ऑफ अनिल्स एज। इसका जो रेशियो है ये कितना दिया है, 5:6, दैट इज 5/6 ऐसे दिया है। अभी सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज कितना है, सुधीर का एज कितना है 3x + 5 अपॉन प्लस क्या है, वीरू का एज कितना दिया है x ईयर्स, तो प्लस x अपॉन 3 times ऑफ किसका एज है, 3 times ऑफ अनिल्स एज। अनिल का एज कितना है 3x + 5/2, तो यहाँ पे लिख दो क्या हो जाएगा ये 3x + 5/2, ये इस तरीके से होगा। और इसका रेशियो कितना दिया है हमें 5/6 दिया है। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है 3x + 5 + x, दैट इज व्हाट 4x + 5 अपॉन ये जो है, देखो ये 3 जो है ये ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9x + 15/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5/6 होगा। अभी ये जो 9x, ये जो डिनोमिनेटर में जो 2 है ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा न्यूमरेटर के साथ, तो ये कैसे हो जाएगा 2 × 4x प्लस कितना 5 अपॉन 9x + 15 इज इक्वल टू 5/6। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो 2 × 4x + 5 अपॉन 9x + 15 इज इक्वल टू 5/6। बस अभी तो क्या है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गया है इन वन वेरिएबल, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 8x + 10 अपॉन 9x + 15 इज इक्वल टू 5/6। ओके, तो ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 9x + 15 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो ये कितना होगा 6 × 8x + 10 इज इक्वल टू 5 × 9x + 15, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। कैसे, ऐसे दिखेगा। फिर बस इसको सॉल्व करना है। 6 8 का कितना होता है 48x + 16 इज इक्वल टू 9 5 45x + 75 ऐसे होगा। अभी सॉल्व करो, सारे वेरिएबल के टर्म्स एक साइड में, सारे कांस्टेंट के टर्म्स एक साइड में, तो क्या हो जाएगा ये 48x - 45x इज इक्वल टू 75 - 16, तो ये कितना होगा 3x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/3 विच इज इक्वल टू 5 years। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 years आ गई। अभी सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू हम सिर्फ 5 लिखेंगे यहाँ पे, देन हम लिखेंगे देयरफॉर करके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देखो x क्या था हमारा लेट द एज ऑफ वीरू, और उन्होंने पूछा क्या है वीरूज एज ही पूछा है, और हमने वीरूज एज को क्या कंसिडर किया x कंसिडर किया था, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर वीरूज एज इज इक्वल टू 5 years। ओके, वीरूज एज इज इक्वल टू 5 years, मतलब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ना, टोटल 10 क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन से सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकला है कि अगर आप लोगों को ये रीडिंग प्रॉपर से आ गई, आपको समझ आ गया कि कौन सी चीज को एक्स कंसिडर करना है, ये सब, तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और जो चीज को एक्स कंसिडर, मतलब जो चीज पूछी है ना, उसी को हमें क्या करना है एक्स कंसिडर करना है। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे एंड में सिर्फ ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को इसके आगे कौन सा चैप्टर चाहिए है, साइंस का भी और मैथ्स का भी, तो फिर हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।